कहानी मध्य प्रदेश के दमोह जिले की है। ये बात 2023 की है। दमोह जिले में एक थाना है गैसाबाद। गैसाबाद थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी हाकम पटेल का 26 वर्षीय बेटा दीपचंद पटेल 19 जुलाई 2023 की शाम 7 बजे घर से बाहर निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। लगातार 3 दिनों तक बेटे की कोई सूचना न मिलने पर हाकम पटेल ने गैसाबाद थाने में पहुंचकर टीआई विकास सिंह चौहान को मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीपचंद का मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा है। हाकम पटेल ने बताया कि दीपचंद की शादी 2021 में हुई थी और पारिवारिक जीवन सामान्य था। पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं है, इसलिए किसी पर संदेह नहीं किया जा सकता। टीआई विकास सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को समझते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और हाकम पटेल को आश्वस्त किया कि पुलिस जल्द ही दीपचंद की तलाश शुरू करेगी और उसे ढूंढ निकालेगी। ये बात 22 जुलाई 2023 दोपहर के करीब 2 बजे की थी, जब दीपचंद के गायब होने की खबर उसके ससुराल वालों को मिली, जो पन्ना जिले में रहते हैं। तो उसके ससुर, साले और कुछ रिश्तेदार दमोह आ गए। वे हाकम पटेल के साथ मिलकर दीपचंद की तलाश में जुट गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, टीआई विकास सिंह चौहान को यह बात खटकने लगी कि बिना किसी वजह के एक सीधा साधा लड़का अचानक कैसे गायब हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दमोह के एसपी सुनील तिवारी ने एसडीओपी नितिन पटेल को निर्देश दिए कि एक जांच टीम बनाई जाए और टीआई चौहान के नेतृत्व में दीपचंद की गुमशुदगी की पूरी तरह से जांच की जाए। हाकम पटेल के पास लगभग 8-10 एकड़ खेती की जमीन थी, जिस पर वे मेहनत से खेती करते थे। उन्होंने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई और कुछ समय बाद बीमारी से उसकी मौत हो गई। इसके बाद हाकम ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा दीपचंद हुआ। लेकिन जब दीपचंद छोटा ही था, तब उसकी मां घर छोड़कर किसी और मर्द के साथ चली गई। इसके बाद हाकम ने ही बेटे की परवरिश की, उसे प्यार दुलार देकर बड़ा किया। दीपचंद ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका, वह बस 12वीं तक ही पढ़ पाया। जैसे ही दीपचंद थोड़ा समझदार हुआ, हाकम ने उसकी शादी पन्ना जिले के सुनवानी गांव की कविता नाम की लड़की से कर दी। कविता के घर में आने से हाकम और दीपचंद दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि सालों बाद उनके घर में किसी महिला की मौजूदगी हुई थी। बाप बेटा अब तक खुद ही रसोई संभालते आ रहे थे, लेकिन कविता ने आते ही घर की भागदौड़ आपने हाथ में ली और जल्द ही वह दोनों की आंखों का तारा बन गई। हाकम उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे और दीपचंद भी उसकी हर जरूरत और इच्छा का ध्यान रखता था। पुलिस के लिए दीपचंद की गुमशुदगी एक गहरी पहेली बन गई थी। ना तो उसका किसी से कोई झगड़ा था, ना ही कोई दुश्मनी। गांव में लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन वहां से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली जिससे दीपचंद का कोई सुराग मिल सके। अब पुलिस की आखिरी उम्मीद दीपचंद के मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट पर टिक गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मोबाइल की कॉल हिस्ट्री से कोई ऐसा नंबर या बातचीत सामने आए जो इस गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सके। पुलिस ने जब दीपचंद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली, तो एक अहम जानकारी सामने आई। 19 जुलाई की शाम को दीपचंद की आखिरी बात लोहरा गांव में रहने वाले ब्रजेश बर्मन उर्फ कल्लू से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने ब्रजेश की कॉल डिटेल्स भी निकाली, जिससे पता चला कि उसकी सबसे ज्यादा बातचीत चिकला गांव के गणेश विश्वकर्मा से होती थी। जब तीनों यानी दीपचंद, ब्रजेश और गणेश के मोबाइल की टावर लोकेशन जांची गई, तो तीनों की लोकेशन एक ही जगह खैरा गांव में मिली। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दीपचंद घर से ब्रजेश और गणेश के साथ ही निकला था। इसके बाद दीपचंद का मोबाइल बंद हो गया और उसकी आखिरी लोकेशन वर्धा गांव में पाई गई। इसी जगह पर गणेश और ब्रजेश के मोबाइल भी बंद हुए थे। इस जानकारी से पुलिस को यकीन हो गया कि दीपचंद की गुमशुदगी में इन दोनों का कोई न कोई हाथ जरूर है या इन्हें मामले की पूरी जानकारी है। जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि ब्रजेश बर्मन की कॉल डिटेल्स में दीपचंद की पत्नी कविता का नंबर भी पाया गया। 19 जुलाई को भी ब्रजेश और कविता के बीच बातचीत हुई थी और उससे पहले भी दोनों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था। यह खुलासा केस को एक नए मोड़ पर ले गया। पुलिस ने ब्रजेश बर्मन और फिर गणेश विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो ब्रजेश ने यह कहकर पुलिस को बरगलाने की कोशिश की कि वह कविता को बहुत पहले से जानता है, वह उसके मायके में किराए पर रह चुका है। इसी जान पहचान के चलते कविता से बात करता रहता था। पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। पुलिस के शक की सुई ब्रजेश के इर्द गिर्द घूम रही थी। पुलिस ने तुक्का मारते हुए ब्रजेश से कहा, कविता ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारी बारी है। सच बताओगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। आखिरकार पुलिस का तीर निशाने पर लगा और पुलिस की सख्ती के आगे ब्रजेश बर्मन टूट गया। ब्रजेश ने दीपचंद की हत्या की पूरी साजिश और हत्या की जो कहानी सुनाई, वह पुराने प्रेम संबंधों की कहानी निकली, जिसमें अपने प्रेमी के लिए कविता ने अपनी मांग का सिंदूर ही मिटा दिया। बहू की यह करतूत सुनते ही दीपचंद के पिता हाकम पटेल के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, जिसे उन्होंने बेटी जैसा मानकर घर में जगह दी थी। उसी ने उनके इकलौते बेटे की जिंदगी छीन ली। शादी के बाद दीपचंद जैसा सीधे साधे स्वभाव का पति और हाकम जैसा नेक दिल ससुर मिलने से कविता भी शुरुआत में खुश थी। उसने ससुराल को ही अपना घर मान लिया था। उसके मम्मी पापा राजस्थान के जोधपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। दीपचंद खेतीबाड़ी में ज्यादा रुचि नहीं रखता था, इसी कारण वो उन दिनों नौकरी की तलाश में था। जब कविता के पापा ने उसे जोधपुर में सीमेंट फैक्ट्री में काम दिलाने की बात की, तो वह शादी के कुछ महीने बाद ही राजस्थान चला गया। कविता अकेली रह गई। अकेलेपन ने धीरे धीरे उसे अंदर से घेर लिया। इस तन्हाई में उसके दिल के किसी कोने में अब भी उसका बचपन का प्यार ब्रजेश बर्मन उर्फ कल्लू जिंदा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसने फिर से ब्रजेश से संपर्क करना शुरू कर दिया।
कविता का मायका पन्ना जिले के सुनवानी गांव में था। वहीं ब्रजेश पहले एक शराब कंपनी में काम करता था और कविता के मायके में ही किराए पर रहा करता था। कविता ने बीएसएससी तक पढ़ाई की थी और बचपन से ही उसके दिल में बड़े बड़े सपने थे। ब्रजेश उस वक्त शराब कंपनी में काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था। उसे पहली नजर में ही कविता पसंद आ गई थी। वह अक्सर बहाने बनाकर कविता से बात करने की कोशिश करता रहता था। उस वक्त कविता की उम्र बस 19 साल थी। एक दिन शाम को ब्रजेश जल्दी अपने कमरे में आ गया। उस वक्त कविता की मां मंदिर गई थी और पिता कहीं बाहर गए हुए थे। ब्रजेश ने मौका देखकर सीधे कविता से अपने दिल की बात कह दी कि वह उससे प्यार करता है। कविता भी मन ही मन ब्रजेश को चाहने लगी थी, पर डर के कारण उसने अपनी बात किसी से नहीं कही। जब ब्रजेश ने अपने प्यार का इजहार किया तो उसने भी इसे स्वीकार कर लिया। कविता पटेल और ब्रजेश बर्मन अलग अलग जाति के थे। दोनों शादी के लिए तैयार थे, लेकिन समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों ने इसे मना कर दिया था। ब्रजेश कविता को घर से भगाकर शादी करना चाहता था, लेकिन कविता में ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। अंत में मई 2021 में कविता की शादी उसके परिवार वालों ने दमोह जिले के खैरा गांव के दीपचंद पटेल से करा दी। जब 23 साल की कविता की शादी दीपचंद से हुई तब वह हायर सेकेंडरी तक पढ़ी थी। बाद में उसने अपने ससुराल वालों से आगे पढ़ाई करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उसका दाखिला पन्ना के अमानगंज कॉलेज में करवा दिया। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कविता के ससुर उससे बेटी जैसा प्यार करते थे। शादी के बाद कविता अपने पुराने प्रेमी ब्रजेश को भूल चुकी थी। दीपचंद की नौकरी राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्री में थी। शादी के कुछ दिन बाद जब दीपचंद वापस नौकरी पर गया तो कविता को घर में अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन वह अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स देख रही थी, तभी उसे ब्रजेश का नंबर मिला। पुराने दिन उसकी यादों में ताजा हो गए। वह ब्रजेश से बात करने का मन तो करती, लेकिन कुछ सोचकर रुकी रहती। आखिरकार एक दिन उसने ब्रजेश से बात करने के लिए फोन किया। कई महीनों बाद ब्रजेश और कविता ने अपने दिल की बातें की, जिससे उनका पुराना प्यार फिर से जाग उठा। उसके बाद दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। जब ब्रजेश से कविता का फिर संपर्क हुआ तब वह टेंट हाउस में काम करता था। कविता से उसकी मुलाकात अक्सर कॉलेज जाते वक्त होती थी। ब्रजेश जब कविता के ससुराल आने लगा तो कविता ने अपने ससुर और पति को उससे मुंह बोले भाई के रूप में मिलवाया। ब्रजेश ने दीपचंद से भी दोस्ती कर ली थी। दीपचंद खाने पीने का शौकीन था, इसलिए अक्सर उसकी बैठकों में ब्रजेश भी शामिल होने लगा। दीपचंद और उसके पिता हाकम को यह भी अंदाजा नहीं था कि ब्रजेश कविता से मिलने उसके पास आता था। जब दीपचंद को पता चला कि ब्रजेश उसके घर बहुत आने लगा है तो उसे शक हुआ। इसके बाद दीपचंद ने राजस्थान की नौकरी छोड़कर वापस पन्ना आकर सीमेंट फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वह अपने गांव खैरा से ही ड्यूटी पर आने जाने लगा। दीपचंद के लौटने के बाद कविता और ब्रजेश का मिलना जुलना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे दीपचंद को पत्नी कविता और ब्रजेश के बीच कुछ चलने की भनक लग गई थी, लेकिन दोनों ने सीधे दीपचंद के सामने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। कविता हमेशा ब्रजेश को अपना मुंह बोला भाई बताती रही। शादी के 2 साल बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं था। कविता अक्सर दीपचंद से दूरी बनाकर रखती थी, जिससे दीपचंद का शक और बढ़ गया। वह कविता पर दबाव डालने लगा कि वह ब्रजेश से मिलना जुलना बंद करे और उससे फोन पर भी बात न करे। ब्रजेश को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद होने लगे। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कभी कभी दीपचंद कविता को मार भी देता था। यहां तक कि उसने पत्नी को खर्च के लिए पैसे देना भी बंद कर दिए। तब कविता को समझ आ गया कि पति के रहते वह ब्रजेश से अपने रिश्ते नहीं बनाए रख पाएगी। ब्रजेश भी कविता के प्यार में इतना पागल था कि उसके बिना चैन से नहीं रहता था। कविता के मन में बार बार यही ख्याल आता कि वह पति को रास्ते से हटा दे और उसके बाद ब्रजेश के साथ नाजायज रिश्ते बनाए रखे। इससे उसे ससुर की जमीन जायदाद में भी हिस्सा मिल जाएगा और प्रेमी की बाहों का सहारा भी मिलता रहेगा। इसी सोच के साथ कविता ने ब्रजेश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। जब कविता पति की हत्या के लिए तैयार हो गई तो ब्रजेश ने अपने साथ टेंट हाउस में काम करने वाले दोस्त गणेश विश्वकर्मा को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। उसने दोस्ती का बहाना बनाकर गणेश को रुपए देने का लालच दिया। योजना के मुताबिक कविता इस दौरान मायके चली गई ताकि दीपचंद के अचानक लापता होने पर कोई शक न हो। हत्या के लिए 19 जुलाई 2023 की तारीख तय की गई। उस दिन दीपचंद ने काम से छुट्टी ली हुई थी। यह बात कविता ने फोन पर दीपचंद से पूछकर पक्की कर ली थी कि वह घर पर ही रहेगा। इसके बाद उसने ब्रजेश को फोन करके दीपचंद की लोकेशन बता दी। ब्रजेश ने पन्ना जिले के अमानगंज के रहने वाले बिट्टू दुबे की गाड़ी किराए पर ली। फिर वह सुनवानी से गणेश विश्वकर्मा को लेकर खैरा गांव पहुंचा। वहां ब्रजेश ने दीपचंद को फोन करके घर के बाहर मिलने बुलाया। फिर पार्टी का बहाना बनाकर दीपचंद को साथ लेकर वर्धा होते हुए खजरूट के पास पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। वहां एक छोटी दुकान से सिगरेट, पानी और नमकीन के पैकेट लिए। शराब ब्रजेश ने पहले ही खरीद ली थी। रास्ते में कहीं रुककर तीनों ने शराब पी। ब्रजेश और गणेश ने दीपचंद को ज्यादा शराब पिलाई, जिससे वह जल्दी नशे में चूर हो गया। इसके बाद ब्रजेश ने गाड़ी पंडवन पुल के पास बने मंदिर की तरफ मोड़ दी। वहां गाड़ी रोककर दीपचंद को उतारा। फिर गणेश और ब्रजेश ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाया, जिससे दीपचंद बेहोश हो गया। दीपचंद के बेहोश होने के बाद ब्रजेश ने गाड़ी में रखी लाठी उठाई और उसके सिर पर तब तक वार किए जब तक वह मर नहीं गया। फिर दीपचंद का मोबाइल और पर्स निकाल लिए। पर्स में करीब 700 रुपए थे जो ब्रजेश ने रख लिए और बाकी पर्स व चप्पलें झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद ब्रजेश बर्मन और गणेश विश्वकर्मा ने दीपचंद की लाश को गाड़ी में डालकर पंडवन की केन नदी में बहा दिया। दीपचंद का मोबाइल और खून से सना डंडा भी नदी में फेंक दिया।
तब तक रात के 10:30 बज चुके थे। दोनों ने गाड़ी की खून लगी जगहें साफ की और रात में ही गाड़ी उसके मालिक बिट्टू दुबे को लौटाकर अपने अपने घर लौट गए। 3 दिन बाद जब दीपचंद के लापता होने की खबर फैली तो ब्रिजेश दिलासा देने उसके घर भी गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस ने खजरूट की उस दुकान के मालिक वीरभान सिंह से पूछताछ की जहां से शराब और सिगरेट खरीदी गई थी। वीरभान ने बताया कि उस दिन ब्रिजेश बर्मन और गणेश विश्वकर्मा गाड़ी से आए थे और शराब सिगरेट ली थी। साथ ही उसने बताया कि ड्राइवर वाली सीट पर ब्रिजेश बर्मन था और बगल वाली सीट पर दीपचंद बैठा था। ब्रिजेश बर्मन और गणेश विश्वकर्मा पन्ना के सुनवानी में जिस टेंट हाउस में काम करते थे उसके मालिक कमलेश विश्वकर्मा से भी पुलिस टीम ने पूछताछ की। कमलेश ने बताया कि 21 अगस्त को जब गैसाबाद की पुलिस जांच करने सुनवानी आई थी उस रात गणेश ने शराब के नशे में ब्रिजेश के साथ मिलकर दीपचंद की हत्या की बात बताई थी। टीआई विकास सिंह चौहान ने ब्रिजेश और गणेश की निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाई गई चप्पलें और खाली पर्स जब्त कर लिए। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल हुई बिट्टू दुबे की गाड़ी भी जब्त कर ली गई। जहां दीपचंद का शव फेंका गया वह जगह पन्ना जिले में आती है। केन नदी पन्ना जिले की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। इस वजह से आशंका जताई जा रही थी कि नदी में बहाए गए शव को मगरमच्छ खा न गए हों। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से केन नदी में दीपचंद की लाश की सर्चिंग करवाई गई लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। 25 अगस्त को गैसाबाद पुलिस ने हत्या, साक्ष्य छिपाने और साजिश रचने के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें दमोह जेल भेज दिया गया। दीपचंद की हत्या को 1 माह से अधिक समय बीत चुका था लेकिन शव नहीं मिला था। इस कारण परिवार और रिश्तेदार पुलिस पर लगातार दबाव बनाने लगे। एसडीआरएफ की टीमें केन नदी में लगातार शव की तलाश कर रही थीं लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच नदी में बाढ़ भी आ गई थी जिससे माना जा रहा था कि शव कहीं दूर बह गया होगा। दमोह के एसपी और एसडीओपी नितिन पटेल लगातार खोजबीन के लिए टीमों को भेज रहे थे। 30 अगस्त को गैसाबाद पुलिस को सूचना मिली कि अमानगंज थाने के जजगांव के नाले के पास एक क्षत विक्षत शव के अवशेष पड़े हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो केन नदी और नाले के बीच बने टापू पर देर रात शव के अवशेष बरामद हुए। एसडीओपी नीतेश पटेल के निर्देश पर पुलिस ने दीपचंद के पिता हाकम को वहां लाया। हाकम ने हाथ में बंधे रक्षा सूत्र और शव के कपड़ों के आधार पर बेटे की शिनाख्त की। पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर अवशेषों को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित किया, फिर परिजनों को सुपुर्द किया। एसपी सुनील तिवारी ने शव की तलाश में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ टीम की मेहनत की सराहना की। कविता पटेल ने अपनी एक गलती से अपनी पूरी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर ली और अब जेल की हवा खा रही है।